नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान का न्यूज रूम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही है, मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है, उसमें अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि वो ये है कि ईरान ने यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल से एक और हमला किया है। अब यह हमला हुआ है, हालांकि इसराइल पर भी पिछले दिनों में लगातार हमले हुए हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के जो तमाम देश हैं उनको ईरान ने दहलाया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो यूएई को हो रहा है। सबसे पहले तो हम खबर पर आना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान खान मौजूद हैं। इमरान जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अबू धाबी पर बैलिस्टिक मिसाइल मारी है। इस बार ड्रोन से कोई हमला नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सीधे बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हालांकि उसको हवा में नष्ट किया, लेकिन वो इतनी जबरदस्त थी कि उसका जो मलबा है वो नीचे गिरा और इसमें जो है कई लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये मिसाइल हमला अब क्यों किया गया, जब ये सीज फायर की जो बातें चल रही है उसी बीच में? देखिए, जहां जहां अमेरिकी ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में, वहां वहां ईरान मारेगा। अबू धाबी में भी अमेरिकन ठिकाने पर या उनके किसी सेंटर को निशाना बना के मारा गया होगा। और इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि ईरान अभी पिछले 2 से 3 दिनों से बहुत शिद्दत के हमले, बड़े हमले, तगड़े हमले कर रहा है। उसकी वजह यही भी है कि अगर अमेरिका किसी तरह के सीजफायर के नतीजे पर पहुंचना चाह रहा है, कुछ अंदर खाने मान लीजिए कोई कोशिश भी चली, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार दावे करते रहे हैं, हालांकि उनके दावों पर दुनिया को बहुत यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर उनके दावों में कोई सच्चाई है तो ईरान इस सीजफायर होने से पहले अपने निशानों को ठीक से मार लेना चाहता है, अपनी कसर पूरी कर लेना चाहता है। तो यही वजह है कि यूएई पर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारी, यूएई पर नहीं मारी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा। या सऊदी को नहीं मारी, या कतर को नहीं मारी, या बहरीन को नहीं मारी, उन्होंने मारी है अमेरिकन ठिकानों पर, क्योंकि उनका पहले से कहना था जहां जहां अमेरिका के ठिकाने होंगे वहां वहां हम मारेंगे, मतलब मारेंगे। और वो ये कर रहे हैं। उसमें आप किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, कोई उन्हें दुश्मन बनाए, कोई उनसे अंदर खाने डील करे, वो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने कहा था अमेरिकन ठिकानों को मारेंगे। हम कोई अमेरिका तक तो मार नहीं सकते, तो कहां मारेंगे? बिल्कुल, अमेरिकन ठिकानों पर मारेंगे, तो वो मार रहे हैं। बिल्कुल। और पिछले 1 महीने में जब से ये जंग हुई है, 26 दिन से ज्यादा अब होने वाले हैं, तो इस बीच में जितना ज्यादा नुकसान हुआ है ईरानी मिसाइलों से, इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और इजराइल के बाद जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो हुआ है अबू धाबी को, या फिर माफ कीजिएगा यूएई को और वहां पर मौजूद अमेरिका के अल धाफरा बेस को। एक स्लाइड है जिस पर हम आपको लेकर जाना चाहते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि मध्य पूर्व का जो क्षेत्रीय संघर्ष है उस पर सबसे ज्यादा यूएई पर ही उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, इजराइल के अलावा। इजराइल जाहिर तौर पर, क्योंकि वो ईरान का खुला दुश्मन है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि ये जो हमले हैं यूएई पर ही सबसे ज्यादा क्यों हो रहे हैं? इजराइल के अलावा सबसे ज्यादा नुकसान यूएई को क्यों हुआ है, फिर इस पर आते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, हमारे बहुत सारे दर्शक भी इस चीज को जानते होंगे या समझना भी चाहेंगे, तो हम उनके लिए बताएं कि ये वही मुत्तहिदा अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात है, जिसे यूएई कहा जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसने अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजराइल को मान्यता दे रखी है। ये अरब खत्ते के उन 1-2 देशों में से एक है। एक तो जॉर्डन है और दूसरा यूएई है, जिसने साल 2020 में प्रेसिडेंट ट्रंप के जरिए करवाए गए अब्राहम अकॉर्ड में हिस्सा लिया था और इजराइल को बाकायदा तौर पर मान्यता दी थी। उसके बाद से इजराइल के साथ इनके डिफेंस समझौते हैं, सामरिक समझौते हैं, और इजराइल को ये पूरी तरह मान्यता देते हैं। और उसी इजराइल के दम पर ये यमन तक पहुंच गए थे। आपने देखा था जब सऊदी और यमन में सऊदी और यूएई में काफी जो है वहां झगड़ा छिड़ा था यमन में, और उस वक्त यमन के अंसारुल्लाह या हूती, जो कि सऊदी अरब के बड़े दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन वो चुप हो गए थे। उन्होंने एक तरह से चुप होकर सऊदी का साथ दिया था, क्योंकि सऊदी की सेनाओं ने वहां से यूएई समर्थित मिलिशिया को खदेड़ा था। बिल्कुल, यही यूएई फिर हम कहेंगे इजराइल को मान्यता देने के बाद, इजराइल के संपर्क में आने के बाद, पसे पर्दा इजराइल की मदद से सूडान की तरफ भी गया, अफ्रीका की तरफ भी गया, वहां पर भी इन्होंने कोशिश की। तो सूडान में आरोप लगता है यूएई पर कि इनकी समर्थित मिलिशिया जो है वो वहां पर बहुत कत्लो गारत कर रही है, जिसकी खबरें पिछले दिनों बहुत चर्चा में रही थी। इतनी कत्लो गारत की एक पूरा शहर का शहर तबाह कर दिया, और वहां की फौज से लड़ रही है। ये वही यूएई है जो इजराइल के साथ मिलकर या इजराइल के समर्थन में सोमाली लैंड को एक देश के तौर पर मान्यता दे देता है। इस तरह के, और उसी सोमाली लैंड में यमन के करीब इजराइल के साथ मिलकर के एक सैन्य ठिकाना बनाने का काम कर रहा है, जिसको लेकर सऊदी ने भी कहा था
ईरान ने भी कहा था और यमन के अंसारुल्लाह ने भी कहा था कि हम उसको उड़ा देंगे अगर यूएई ने इस तरह का कोई वहां पर ठिकाना बनाया तो यूएई बहुत फैलने की कोशिश में है। यही वजह है कि इजराइल और यूएई का जो गठबजोड़ है उसको तोड़ने के लिए ईरान लगातार यूएई पर ज्यादा मार रहा है, ऐसा डिफेंस के एक्सपर्ट बताते हैं। बिल्कुल। और अब ये जो ग्राफिक है इस पर हम आते हैं कि जो यूएई को नुकसान हुआ है उससे कितने बड़े नुकसान जो है मिडिल ईस्ट में उसे उठाने पड़े हैं और इजराइल का साथ देकर या अमेरिका का साथ देकर एक तरह से यूएई फंसता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो जब मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ तो तमाम तस्वीरें भी आई। उसके बाद जो आर्थिक प्रभाव है, पर्यटन, व्यापार या फिर परिवहन के क्षेत्र में क्षति पहुंची। जाहिर है कि जब आप एक टूरिस्ट के तौर पर किसी दूसरे देश में जाते हैं और जब वहां पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि आपके ऊपर मिसाइलें मंडरा रही है, आपके ऊपर ड्रोन मंडरा रहे हैं, तो जाहिर है कि आप वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। वही यूएई जो कि अपने आप को पश्चिम और पूर्व का, मिडिल ईस्ट में पश्चिम और पूर्व का सबसे सुरक्षित अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि उससे ज्यादा सुरक्षित कुछ नहीं है और फ्यूचर के तौर पर देखने की कोशिश करता है। इसी वजह से वहां पर वो बहुत ज्यादा जो है वो रियल एस्टेट में भी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको भी रेज करता है। तो आर्थिक प्रभाव को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। विदेशी निवेशकों का जो पलायन है वो हुआ, उसकी वजह से बीमा भी महंगा हो गया, सुरक्षा की दुविधा हो गई, अमेरिका इजराइल रक्षा संबंध की वजह से जो है खतरा पैदा हो गया वहां के जो लोग हैं। इसके अलावा और साथ ही साथ फिर एक तो अमेरिका और इजराइल का साथ देकर तो खतरा पैदा हो गया, लेकिन फिर ईरान और हुती विद्रोहियों से भी वहां उसे जो है फिलहाल आप देख रहे होंगे कि इस दौर में बहुत ज्यादा मार खानी पड़ी हुई है। तो और इसके अलावा सबका मित्र नीति जो है जो यूएई की है उसकी असफलता नजर आई हुई है। क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया। इब्राहिम समझौता, इब्राहिम अकॉर्ड जिसको हम कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा मतलब ईरान और यूएई के संबंधों में आखिरी कील ठोकने का काम किया, जिसकी हम बात आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नुकसान उठाना पड़ रहा है, तमाम तस्वीरें आ रही हैं और उसके बाद से अब बीमा महंगा हो रहा है, विदेशी निवेशक जो है भाग रहे हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। आबू धाबी और दुबई यूएई के सबसे बड़े रणनीतिक शहरों में से, महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। लोग जो लग्जरी टूरिज्म की जो बात चलती है वहां पर देखने के लिए लोग जाते हैं। और उसके साथ में जब इन दो इलाकों पर हो गया तो फिर जो अमेरिका का जो अल धाफरा एयरबेस है उसको भी मार दिया। एक और स्लाइड हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम इमरान ये आपसे जानना चाहते हैं कि यूएई और ईरान के बीच में रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर कैसे रहे हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल देखिए, ऐतिहासिक तौर पर तो रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद से चीजें बदली हैं। अरब दुनिया और ईरान के बीच में बहुत गहरा जो है एक तरह से गहरी खाई बनी है। हालांकि बीच बीच में उस खाई को पाटने की कोशिश हुई। ईरान और सऊदी के रिलेशन भी खराब हुए, ईरान और अलग देशों के रिलेशन भी अरब देशों के खराब हुए। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद में जिस तरह के इस्लाम को लेकर के ईरान चला, तो इसका असर उस पूरे खित्ते में देखने को मिलता रहा है। बिल्कुल। एक थोड़ा सा नजर डालते हैं ऐतिहासिक रूप से कैसे संबंध रहे हैं, कैसे पहले अच्छे थे और फिर उसके बाद कैसे बिगड़ने शुरू हुए। सबसे पहले जब अमेरिका की जो हिमायत की जो सरकार थी रेजा शाह पहलवी की, जब रेजा शाह पहलवी जब वहां के राजा थे, तो फिर वहां पर 3 विवादित द्वीप जो अबू मूसा, ग्रेटर तुम और लेजर तुम्ब जो है वो एक द्वीप हुआ करते थे जो कि यूएई के अंदर हुआ करते थे। लेकिन 1971 में जो है वो इन पर जबरदस्ती कब्जा किया गया, ईरान की ओर से जो है इन पर अटैक किया गया और इनको अपने कब्जे में ले लिया गया। अब जो है यूएई इन्हें अपना हिस्सा मानता है, लेकिन उसके बाद से जो है वो रिश्ते तभी से थोड़ा सा 71 के बाद से बिगड़ने शुरू हुए। 1979 में जो ऐतिहासिक इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान में, उसके बाद से बहुत ज्यादा जो है वो रिश्ते एक तरह से कह सकते हैं कि जैसा आपने बताया कि एकदम गर्त में जाते हुए नजर आए। ईरान का वैचारिक और क्रांतिकारी आदर्श था, उसने हमेशा से ये सोच रखा था कि इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे और यूएई में क्षेत्रीय अस्थिरता का डर उसके बाद ज्यादा पैदा हो गया। जीसीसी जो गल्फ काउंसिल है उसकी भूमिका थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गई और प्रवाह जो उसका हुआ वो वैचारिक मतभेद और अविश्वास का उदय हुआ। शिया बहुल देश है ईरान और जो यूएई है वो सुन्नी बहुल देश है, तो जाहिर तौर पर वो एक टकराव दोनों के बीच में नजर आया। यमन के साथ में जब प्रॉक्सी युद्ध हुआ तो जाहिर है कि हुती विद्रोहियों को ईरान जो है समर्थन देता है और संभवतः उसी वजह से जो है अमेरिका और इसराइल पर भी भारी पड़ता है। हुती विद्रोही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर इस जंग में जैसा हम देख रहे हैं कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो बाब अल मंडेब या फिर जो लाल सागर है उसको भी
बंद किया जा सकता है। और हूतियों ने दिखाया है ये पहले कि कई जहाजों पर हमले करके। इससे प्रभाव ये पड़ा कि ईरान का जो हूती विद्रोहियों को नैतिक समर्थन हुआ, जिससे यूएई द्वारा यमन सरकार का यूएई ने यमन की सरकार का समर्थन किया और हूती विरोधी अभियान चलाया। नतीजा हमने देखा है कि जैसा आपने सऊदी अरब और यूएई के बीच की जो बात कही कि हूती विद्रोही चुप हो गए। से सऊदी और यूएई ने मिलकर निपटा था, लेकिन बाद में यमन में वही एक दूसरे के मुखालिफ भी हो गए, एक दूसरे के विरोध में भी अलग अलग मिलिशिया को समर्थन करने लगे और एक तरह से वहां पर अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश करे। और बाद में उनमें भी झगड़ा हुआ और उसके बाद यूएई को वहां से खदेड़ा गया। तो ये बहुत, और यूएई को खदेड़ने में खदेड़वाने में ईरान का बड़ा रोल रहा, खासतौर से हूतियों को चुप कराकर। बिल्कुल। तो ये एक बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके चलते यूएई और ईरान के बीच में भी एक तरह की दुश्मनी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरह का एक तरह की प्रतिद्वंदिता भी कह सकते हैं, या एक फांस है जो कि इस जंग में उसका असर दिख रहा है कि यूएई पर बड़े हमले हुए। बिल्कुल। और इसका जो सबसे बड़ा नतीजा है, जो ये इतने हमले हो रहे हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स उसने एक आखिरी ताबूत में कील ठोकने का काम किया, क्योंकि ईरान को ये लगा ये उसके साथ विश्वासघात है। फिलिस्तीन का जो मुद्दा है उसके साथ में विश्वासघात है, क्योंकि इजराइल तो फिलिस्तीन को मानता ही नहीं है, वो चाहता है कि फिलिस्तीन को पूरी तरह से कब्जे में ले ले। तो ये जो है वो मुख्य बिंदु है यूएई का अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का पालन और संतुलित नीति जो उसकी आमतौर पर कही जाती है, लेकिन अमेरिका की हिमायत की उसकी नीति रही है। और यही वजह है कि ये जो ऐतिहासिक रूप से रिश्ते हमेशा गर्त में जाते रहे हैं, इनमें सुधार होने की कोशिश तो जरूर हुई जैसा आपने बताया, लेकिन जो रणनीतिक मुद्दे हैं उन पर कहीं ना कहीं यूएई जो है वो अमेरिका और इस्राइल की तरफ खिसक गया। लेकिन ईरान अपने सिद्धांतों पर कहे, जो उसकी फिलिस्तीन को लेकर के जो नीति है उस पर अडिग रहा। और यही वजह है कि जब यूएई पर हमले हो रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है, क्योंकि ईरान ये भी मानता है कि खर्ग आइलैंड पर जो हमले हो रहे हैं, अमेरिका जो खर्ग आइलैंड को कब्जाने की कोशिश कर रहा है और पहले जो हमले हुए हैं वो यूएई की धरती से ही हुए हैं। तो ये जो तमाम बातें हैं वो अब सामने आ रही हैं। फिलहाल आगे की स्थिति आपको क्या लगता है कि आगे क्या यूएई पर और ज्यादा मिसाइल हमले हो सकते हैं, या फिर? बिल्कुल, इस पूरे खित्ते में हमले होंगे जब तक ये जंग चलती रहेगी। ईरान का साफ तौर पे कहना है वो तो मारेगा, क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अमेरिका तक उसकी मिसाइलें नहीं जा सकती हैं, तो जहां जहां अमेरिका मौजूद है वो वहां वहां मारेगा। और इजराइल तो है ही उसका टारगेट, लेकिन यूएई हो, सऊदी हो, और भी कतर हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, जहां मिलेगा मौका वो मारेगा और मार रहा है। कोई उसमें समझौता नहीं हुआ है किसी के भी साथ में। हाँ, कतर के साथ एक खबर आई जिसका हमने वीडियो भी बनाया था कि कतर ने कुछ अंदरूनी डील की है जिसको लेकर के चर्चा चल रही है, तो वो हमने अपने दर्शकों को बताया। लेकिन अभी बाकी मुल्कों पर ईरान का जो है गुस्सा वो बरकरार है। बिल्कुल जी, इससे जुड़े हुए और भी अपडेट लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।